यो, क्या हाल है दोस्तों। आज हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जो बहुत दूर है। हम बात कर रहे हैं ईस्टर आइलैंड की, जो विशाल प्रशांत महासागर के बीच में एक छोटा सा द्वीप है। यह जगह मोई नाम की अपनी विशाल पत्थर की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। सच में ये बहुत बड़ी है। वे लंबी और गर्व से खड़ी है, समुद्र की ओर रहस्यमयी भावों से देख रही हैं। लेकिन यहां एक पेंच है। कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता कि इन्हें किसने बनाया या क्यों। इंटरेस्टिंग लगा, चलो शुरू करते हैं। ये मोई मूर्तियां अतीत की पहेलियों की तरह हैं। वे आपको सदियों पहले यहां रहने वाले लोगों के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं। उन्होंने इन विशाल आकृतियों का निर्माण कैसे किया? उनका उद्देश्य क्या था? क्या वे स्वर्ग को कोई संदेश भेजने की कोशिश कर रहे थे, या सिर्फ अपने कला कौशल का प्रदर्शन कर रहे थे? बने रहे और हम सभी सिद्धांतों का पता लगाएंगे और ईस्टर आइलैंड की मोई मूर्तियों के रहस्यों को उजागर करने का प्रयास करेंगे। चलो चलें। प्रशांत महासागर के विशाल नीले विस्तार में एक छोटी सी बिंदी की कल्पना करो। वह है ईस्टर आइलैंड, पृथ्वी पर सबसे अलग थलग जगहों में से एक। यह किसी भी प्रमुख भूभाग से हजारों किलोमीटर दूर है। गंभीरता से निकटतम बसा हुआ स्थान पिटकर्न द्वीप है, जो 2000 किलोमीटर से अधिक दूर है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि बाकी सभी से इतनी दूर रहना कैसा होगा? ईस्टर आइलैंड के मूल निवासी रापा नुई लोग इतने अलगाव में जीवित रहने के लिए बहुत मजबूत रहे होंगे। वे भोजन के लिए समुद्र पर और बाकी सब चीजों के लिए द्वीप के सीमित संसाधनों पर निर्भर थे। यह सोचना आश्चर्यजनक है कि वे इतनी दूरस्थ जगह में एक पूरी सभ्यता कैसे बनाने में कामयाब रहे। अब असली सितारों के बारे में बात करते हैं। मोई मूर्तियां। इसकी कल्पना करो, विशाल पत्थर के चेहरे, कुछ 10 मीटर से अधिक ऊंचे और 80 टन तक वजन वाले। इन प्रभावशाली आकृतियों को रापा नुई लोगों ने ज्वालामुखी चट्टान से उकेरा था। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि उन्होंने यह सब केवल आदिम औजारों से किया था? यह अविश्वसनीय है। उन्होंने इन मूर्तियों को तराशने के लिए ज्वालामुखीय टफ का इस्तेमाल किया, जो द्वीप पर पाई जाने वाली अपेक्षाकृत नरम चट्टान है। उन्होंने संभवतः बेसाल्ट टूल्स का इस्तेमाल किया, जो टफ को कातोनसे के लिए कठिन होते हैं। कल्पना कीजिए कि इन उत्कृष्ट कृतियों को बनाने में कितना समय, कौशल और जनशक्ति लगी होगी। यह रापा नुई लोगों के समर्पण और शिल्प कौशल का प्रमाण है। यहां लाख टके का सवाल है। उन्होंने इन विशाल मूर्तियों को खदान से द्वीप के चारों ओर अलग अलग स्थानों पर कैसे पहुंचाया? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसने सदियों से शोधकर्ताओं को हैरान किया है। कुछ का मानना है कि उन्होंने मूर्तियों को लुढ़काने के लिए लट्ठों और रस्सियों का इस्तेमाल किया, जबकि अन्य सोचते हैं कि हो सकता है कि उन्होंने रस्सियों और जनशक्ति का उपयोग करके उन्हें सीधा चलाया हो। यह एक वास्तविक पहेली है। इसका कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है कि उन्होंने यह कैसे किया, इसीलिए हमें पुरातत्व और मौखिक परंपराओं से सुराग इकट्ठा करने के लिए छोड़ दिया गया है। एक सिद्धांत बताता है कि उन्होंने एक प्रकार का रोलिंग ट्रैक बनाने के लिए लॉग, रस्सियों और प्लेटफार्मों की एक प्रणाली का उपयोग किया। दूसरों का मानना है कि उन्होंने मूर्तियों को झुकाया होगा और उनके आंदोलन का मार्गदर्शन करने के लिए रस्सियों का उपयोग करके उन्हें आगे पीछे किया होगा। जो भी तरीका हो, यह एक बहुत बड़ा काम रहा होगा, जिसके लिए अविश्वसनीय सरलता और टीम वर्क की आवश्यकता थी। भाग 5, पूर्वजों के संरक्षक। मोई मूर्तियां केवल यादृच्छिक मूर्तियां नहीं थीं। वे रापा नुई लोगों के लिए गहरा आध्यात्मिक महत्व रखते थे। उनका मानना था कि ये मूर्तियां उनके पूर्वजों का प्रतिनिधित्व करती हैं और द्वीप और उसके लोगों की रक्षा करते हुए संरक्षक के रूप में काम करती है। मोई को रक्षक के रूप में कल्पना कीजिए। उनकी पत्थर की आंखें द्वीप पर नजर रखे हुए हैं। उन्हें अक्सर आहू नामक प्लेटफार्मों पर रखा जाता था, जो औपचारिक स्थलों के रूप में काम करते थे। रापा नुई लोग यहां अनुष्ठानों, प्रसाद और अपने पूर्वजों का सम्मान करने के लिए इकट्ठा होते थे। उनके जीवन को आकार देने वाली मान्यताओं और परंपराओं के बारे में सोचना आकर्षक है। भाग 6, द्वीप के खामोश आंसू। दुख की बात है कि रापा नुई सभ्यता अंततः ढह गई। समय के साथ उन्होंने संसाधनों के लिए और मोई मूर्तियों के परिवहन के लिए द्वीप के अधिकांश पेड़ों को काट दिया। इस वनों की कटाई से मिट्टी का कटाव, उपजाऊ भूमि का नुकसान और खाद्य उत्पादन में गिरावट आई।
क्या आप उनके जीवन पर पड़े प्रभाव की कल्पना कर सकते हैं? कभी फलने फूलने वाली सभ्यता जिसने उन शानदार मूर्तियों को उकेरा था, को एक कठोर वास्तविकता का सामना करना पड़ा। संसाधन दुर्लभ हो गए, जिससे संघर्ष और कठिनाई हुई। मोई, जो कभी समृद्धि और आध्यात्मिक संबंध के प्रतीक थे, अब द्वीप के पतन के मूक गवाह के रूप में खड़े थे। भाग 7, एक गिरी हुई दुनिया की फुसफुसाहट। रापा नुई लोगों के साथ जो हुआ वह स्थायी जीवन के महत्व के बारे में एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है। उन्होंने अपने पर्यावरण को बहुत आगे बढ़ाया और अंततः यह उनके पतन का कारण बना। यह आपको ग्रह पर हमारे अपने प्रभाव के बारे में सोचने पर मजबूर करता है ना? उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि हम सभी अपने पर्यावरण से जुड़े हुए हैं और हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं। हम अतीत से सीख सकते हैं और भविष्य के लिए अधिक टिकाऊ रास्ता चुन सकते हैं। यह एक ऐसा संदेश है जो आज की दुनिया में और भी मजबूती से गूंजता है। भाग 8, पत्थर में गूंज। रापा नुई सभ्यता के दुखद भाग्य के बावजूद उनकी विरासत गूढ़ मोई मूर्तियों के माध्यम से जीवित है। ये मूक प्रहरी दुनिया भर के आगंतुकों को मोहित और विस्मित करते रहते हैं। वे हमें मानव सरलता की शक्ति, सांस्कृतिक विरासत के महत्व और हमारे ग्रह की रक्षा करने की आवश्यकता की याद दिलाते हैं। हर साल हजारों लोग मोई को प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए इस दूरस्थ द्वीप की यात्रा करते हैं। वे इन दिग्गजों की छाया में खड़े होते हैं, अतीत के रहस्यों पर विचार करते हैं और भविष्य पर विचार करते हैं। ईस्टर आइलैंड की कहानी एक अनुस्मारक है कि पृथ्वी पर सबसे अलग थलग स्थान भी बड़ी मानव कहानी से जुड़े हुए हैं। भाग 9, भविष्य के लिए एक विरासत। तो यह रहा दोस्तों, ईस्टर आइलैंड की मोई मूर्तियों का रहस्य। उनके निर्माण और परिवहन से लेकर उनके आध्यात्मिक महत्व और रापा नुई सभ्यता के अंतिम पतन तक, यह एक ऐसी कहानी है जो हमें मोहित और प्रेरित करती रहती है। जैसे ही हम इन प्राचीन अजूबों पर अचंभा करते हैं, आइए उन पाठों को याद रखें जो वे हमें स्थिरता, सांस्कृतिक विरासत और हमारी दुनिया की परस्पर संबद्धता के बारे में सिखाते हैं। आइए अतीत से सीखें और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य बनाने का प्रयास करें।